Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I made this video on the topic of periodic table for first year honors students. My name is Fawzia and I belong to University of Karachi. So let's start with the contents of this chapter. First content of this chapter is electronic configuration and periodic table periodicity. The second content is group trends in atomic and ionic radii. The third one is group trend in ionization energies. So let's start with the first content of this chapter, that is electronic configuration and periodic table periodicity. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि what is electronic configuration. Electronic configuration is basically the flinging of electron in different orbits and orbitals. यानी कि वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. या फिर आप ये कह लें दूसरे लफ्ज़ों में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन डिफरेंट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. ठीक है, यानी कि किस तरीके से हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की, उस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. राइट. फॉर एग्जांपल, electronic configuration of neon is 1s2 2s2 2p6. जैसे कि आपको मालूम होगा कि नियॉन इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 8 और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसकी बेसिस पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सेकेंड शेल में जिसके आपको 2 दिख रहा है तो सेकेंड शेल में इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. ये चीज़ें हम ऑलरेडी जो ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें हमने स्टडी कर ली थी. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे तो कैसे होगी 1s2 2s2 2p6. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी इसके बारे में और ज़्यादा मैं आगे आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी. ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि ये डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या दी है. यहाँ मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट को. ये बात तो आप लोगों को मालूम है कि शेल को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ शेल को, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है. ठीक. उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ सब लेवल्स. सब लेवल का मतलब है सब शेल या फिर ऑर्बिटल. ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल मौजूद होता है. राइट. उसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप. इसका मतलब है कि कौन सा ऑर्बिटल कितने बार प्रेजेंट है, यानी कि कितनी जो है उसकी तादाद है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. फोर्थ है आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल. इसका मतलब ये है कि एक शेल के अंदर आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. ठीक है, लेवल बेसिकली ऑर्बिट या ऑर्बिटल को कह रहा हूँ. राइट. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n² होता है. सही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑर्बिट या फिर फर्स्ट शेल में आपके पास एक ही सब शेल होता है हमेशा, जिसको आप कहते हैं एस या फिर सब लेवल कह लें या ऑर्बिटल कह लें. एस एक ही होगा आपके पास. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर टाइप एक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट हैं पहले शेल में. तो पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है. ठीक है, एस ही ऑर्बिटल होता है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2n². एन यहाँ पे बार बार रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ शेल को. ठीक है, तो फर्स्ट शेल है तो ऑब्वियसली 1 होगा. यहाँ पे 1 का स्क्वायर विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1. 1 2 2. ठीक है. सेकेंड के ऊपर आ जाते हैं हम. सेकेंड शेल या ऑर्बिट में आपके पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं. इसी तरह थर्ड शेल या ऑर्बिट में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. फोर्थ शेल या ऑर्बिट में आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, तो बढ़ते चले जाते हैं एक एक करके. जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे. फर्स्ट में एक ही है एस,
सेकेंड में sp दोनों है, थर्ड में spt तीनों है, फोर्थ में आपके पास spdf चारों हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, 4 तक मैंने रखे हैं यहाँ पे, 4 तक रखा है, ठीक है। तो सेकेंड शेल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर टाइप कितना है, s हमेशा एक ही होता है, ठीक है, इसकी कोई डीजनरेशन नहीं होती है, किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं होता, जबकि p आपको मालूम है डीजनरेट हो जाता है 3 और ऑर्बिटल्स में, जिसको हम कहते हैं px, py, pz। दैट्स व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 + 3 4, यानी कि सेकेंड शेल सेकेंड ऑर्बिट में आपके पास 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू भी, डेट इज़ n², यानी कि ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला n² है, यानी कि 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहें तो ऑब्वियसली द फॉर्मूला विल बी अगेन 2n², n विल बी 2 इन दिस केस, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, राइट। थर्ड को अगर हम देख लें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 सब लेवल्स होंगे, 3 सब शेल्स होंगे या 3 ऑर्बिटल्स होंगे spt। s कभी भी डीजनरेट नहीं होता, वो 1 ही रहेगा। p डीजनरेट होता है px, py, pz में, तो 3 हो गए। d डीजनरेट होता है 5 में, dx, dy, dz, dx² y², dz², तो 5 टोटल डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं d के, ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 9। अगर नहीं याद आपको तो यू कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑफ n²। जिस भी ऑर्बिटल को आपको फाइंड आउट करना हो, जिस भी ऑर्बिट को आपको फाइंड आउट करना हो, यू विल पुट द नेम ऑफ या द नंबर ऑफ ऑर्बिट हियर, दैट इज़ 3, एंड यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ इट, दैट इज स्क्वायर ऑफ 3, इट विल बी इक्वल टू 9। If you want to find out the total number of electrons in that specific orbit या shell, then you will utilize the formula 2n², and with the help of this formula you will get total 18 number of electrons. Same will be for fourth shell or orbit. Here we have 4 sublevels, 4 subshells or 4 orbitals. S will be never degenerate, it will be only 1. p will degenerate into 3, that is px, py, pz. d will be degenerate into 5, that is dx, dy, dz, dx² y², and dz². f will be degenerate into 7, इसके बारे में आपको स्टडी अभी नहीं करना, ठीक है। if you want to find out total number of subshells in 4th orbit, then you will utilize the formula of n² again, and you will get 16, ठीक है। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, इट विल बिकम 16। यहाँ आ जाए, if you find out the number of total electrons in the shell 4, then you will utilize the formula 2n² and you will get 32. That means 32 total number of electrons will be present in 4th shell, right? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस बेस पे हम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो सेज के सबसे लोएस्ट एनर्जी का सब शेल या शेल सबसे पहले फिल होगा। किसी भी शेल की एनर्जी जिसकी कम होगी उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद जिसकी एनर्जी होगी उसमें फिल करेंगे, फिर उससे हाई जिसकी एनर्जी होगी उसमें फिल करेंगे। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ऑफबो प्रिंसिपल, ठीक। अब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट के शेल को, सब शेल को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल टेक दैट केस ऑफ हीलियम। हीलियम हैज़ ओनली 1 शेल एंड इट हैज़ ओनली 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही शेल होता है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फर्स्ट शेल में आपको मालूम है सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 विल रिप्रेजेंट शेल और यू कैन से ऑर्बिट, s विल रिप्रेजेंट orbital or you can say subshell, 2 will be present in the superscript, ऊपर लिखा हुआ है इसके superscript में लिखा हुआ है, and it will represent total number of electrons in subshell. total number of electron शेल में नहीं बता रहा, सब शेल के अंदर बता रहा है, क्योंकि सब शेल के ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको कहा था कि ऑफबो प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी वो सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद कोई दूसरा फिल होगा। तो वो किस बेसिस पे होता है, वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर मैंने पूरी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है कंप्लीट, जिसमें आपको लोएस्ट एनर्जी लेवल है, फिर उसके बाद हाईएस्ट है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा हाईएस्ट है,
ठीक है। तो पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करना चाहें, किसी भी एलिमेंट के लिए लिखना चाहें, तो सबसे पहले s फिल होगा, 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, फिर 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें d आ गया, 3d फिल होगा, देन 4p, देन 5 2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इस डायग्राम में बता दी। ये आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल है, ये आप 9 मैट्रिक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी बनाते रहे होंगे। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लें, देन s ऑर्बिटल्स बना लें। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको मालूम है, बार बार बता रही हूँ, एक ही सब शेल होता है, s ही रहेगा। सेकेंड में 2 सब शेल्स होते हैं, s p p b। तो p की काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर दें सेकेंड शेल से, 2 3 4 5 6, जहाँ तक आपको बनाना है आप बना दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड में आप आते हैं, तो थर्ड में आपके पास 3 सब शेल होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे s भी लिखेंगे, p भी लिखेंगे, d भी लिखेंगे। d की काउंटिंग यहाँ से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप करते चले जाएँ। F4 पे अगर आएंगे तो 4 पे यहाँ पे आप आगे F लिख लीजिएगा, 4 की काउंटिंग स्टार्ट कर दें। इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और फिर आपके पास सब शेल्स बन जाएंगे, जो कि जिसको आपने पहले फिल करना है ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। Here we have oxygen. As you know, oxygen has total number of electrons. It will have total 8 number of electrons, right? 8 number of electrons होते हैं इसमें। तो उसको हम फिल कैसे करेंगे on the basis of it? It will be 1s2 2s2 p 4। बट अगर हम इसका एनाइन ले लें, एनाइन और कैटाइन आपको पता है, एनाइन नेगेटिव आयन होता है, कैटाइन पॉजिटिव आयन होता है। ऑक्सीजन 2- आयन बनाता है हमेशा। तो इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? दो इलेक्ट्रॉन आप और ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे, सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p। बट यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर देंगे, जो कि बन जाएगा 1s2 2s2 2p 6, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। सिंपल उसके एटॉमिक फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और जितने कैटाइन है, मतलब अगर +1 का है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करवा दें, +2 का है तो 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करवा दें लास्ट सब शेल में से, ठीक है। 3 है, +3 है तो लास्ट सब शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस करवा दें, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में क्या बात हो रही है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल की जो कंस्ट्रक्शन की गई थी वो इस थॉट ऑफ माइंड के साथ की गई थी कि आपके पास सेम ग्रुप के अंदर सेम क्या कहना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स मौजूद हों, ताकि अगर आप किसी एक की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करें तो आपको एक अंदाज़ा हो सके कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में मौजूद उनकी प्रॉपर्टीज़ भी समवॉट सिमिलर होंगी, राइट। तो इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम एक और नाम दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, यानी कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट विल बी रेफर्ड एज पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी के लिए आप जो ग्रुप ट्रेंड देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वो एटॉमिक रेडियस हो सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड कंटेंट, और यू कैन से द ग्रुप ट्रेंड इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लेके एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस। या फिर आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि दो सिमिलर एटम को लें, 2 सिमिलर एटम होंगे तो उनको हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर एटम। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बन जाएगा जब वो कंबाइन हो जाएंगे, मतलब सेम न्यूक्लियस है दोनों का। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को आप एक साथ रखें और उन दोनों के सेंटर्स तक का डिस्टेंस ले लें, ठीक। देन यू हैव टू डिवाइड दिस डिस्टेंस बाय 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अगेन आपके पास बराबर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस के। आयोनिक रेडियस भी यही होता है कि न्यूक्लियस से लेके एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा किसी आयन के अंदर, उसको हम कहेंगे आयोनिक रेडियस, ठीक है।
अच्छा, ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस की भी है कि एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस जो है वो एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है? टॉप टू बॉटम इसलिए इंक्रीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं हायर शेल्स में, यानी कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो इस वजह से आपके पास टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, जबकि लेफ़्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ तो हो रहे होते हैं बट सेम शेल के अंदर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड नहीं हो रहे होते, जिसकी बेसिस पे आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो कम होता चला जाता है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, राइट। यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कैटाइन की और एनाइन की, तो क्या होता है, कैटाइन का जो रेडियस है वो नॉर्मल एटम के मुकाबले में कम होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो चुका है। अब न्यूक्लियस की जो ग्रिफ्ट है या न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा हो गई है एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, जिसकी वजह से वो उसको और फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा और जो एटॉमिक रेडियस है वो श्रिंक हो जाएगा। जबकि एन आइन में उल्टी बात होती है, एन आइन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो उनकी जो ग्रिफ्ट है एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसका साइज़ एक्सपेंड होता है थोड़ा सा, राइट। Now comes toward our third topic, that is group trends in ionization energies. Ionization energy क्या होती है? The amount of energy that is required to remove the electron from its extant electronic cloud. वो amount of energy जो किसी भी एटम से सबसे एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूटिलाइज हो, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली बताती है कि कितनी ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है उस एटम के अंदर। इस बात को आप इस तरह समझ लेंगे कि जितनी ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से, उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ वहाँ पे बाउंड हुआ है। जितनी कम आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसका मतलब है कि उतनी ही कम फोर्स के साथ वहाँ पे बाउंड हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है कि बेसिकली एक पॉइंटर है, ये एक इंडिकेटर है रिएक्टिविटी का, कि जितनी ज़्यादा आपने एनर्जी प्रोवाइड की उसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ था, और जितनी ज़्यादा आपने कम एनर्जी प्रोवाइड की उतनी ही वो कम फोर्स के साथ बाउंड हुआ था। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एटम को आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, वो कम रिएक्टिव होगा। किसी एटम को आपको बहुत ही थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है और उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहा है, इसका मतलब है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं उसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका ग्रुप ट्रेंड देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज होती हैं, जबकि लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती हैं, ठीक। वो क्यों होती है? क्योंकि टॉप टू बॉटम आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा होता है। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान को जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस की ग्रिप आपके एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, थोड़ी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज़ होगा, अदर साइड पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट पे तो एटॉमिक रेडियस आपके पास डिक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? जब आपके पास एटॉमिक साइज़ छोटा होगा, न्यूक्लियस और एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, यानी कि अब न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ये फॉलो करता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी देखते हैं हम यहाँ पर।
अच्छा, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, तो अल्कली मेटल आपके पास पहले आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, मोस्ट लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज सबसे कम होंगी। जबकि आपके पास राइट हैंड साइड पर नोबल गैसेस आ रही हैं। मैंने आपको कहा लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होगी, तो इसके मतलब है कि राइट हैंड साइड पे जो मोस्टेस्ट राइट हैंड साइड पर आपके पास है वो नोबल गैसेस हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होंगी। और इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इसका रीज़न इस तरह से भी दे सकते हैं कि आपके पास जो नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए भी इनको लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो, तो इस वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको रिएक्टिव बनाने के लिए या फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्यों एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ज़्यादा? क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अब कम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और फिर आपको उस इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, उस वक्त नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम थे, तो आपने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। बट अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी कि एक तरफ की जो आपके पास फोर्स थी वो ज़्यादा हो गई, तो वो कम चीज़ों के ऊपर अब फोर्स लगा रही है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन है। ठीक, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को उस फोर्स में से हटाने के लिए, निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हर केस में ये होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जो मैंने आपसे बात की कि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, तो सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं इसमें जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, जो कि इस बात को फॉलो नहीं करते। वो दो एक्सेप्शंस क्या हैं? पहली एक्सेप्शन है बोरॉन और बेरिलियम की। सेकेंड एक्सेप्शन है आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। ठीक है, यानी कि पेयर फॉर्म में है ये दोनों एक्सेप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन देखते हैं बोरॉन और बेरिलियम की। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये लाना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप के ये दोनों मेंबर्स हैं। बेरिलियम इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 2 वाइल बोरॉन इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 3। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको ग्रुप ट्रेंड बताया है उसके मुताबिक बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा होता है, बोरॉन का कम होता है, बेरिलियम का ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो देख लेते हैं। क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है बेरिलियम का, वो सबसे पहले 2s में से हो रहा होता है। ठीक, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की जब आप लिखेंगे तो बेरिलियम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है वो 2s से होता है, जबकि बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है वो 2p से होता है। आपको मालूम है कि s न्यूक्लियस के करीब होता है, s सब शेल, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, जबकि p आपके पास न्यूक्लियस से दूर होता है, तो आपको यहाँ पे कम फोर्स, कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, तो डेट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम हैज़ high ionization energy as compared to boron, right? Now comes toward the case of nitrogen and oxygen. इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे ही होता है। नाइट्रोजन इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 5 while oxygen is the member of group 6. इसका मतलब है नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे अगेन उल्टा होता है, ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। सिर्फ अभी आप फोकस करें p ऑर्बिटल के ऊपर, इसके भी p ऑर्बिटल के ऊपर, इसके भी p ऑर्बिटल के ऊपर। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास 2s में आ जाते हैं, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास आते हैं p में। p में कैसे आते हैं? हाफ फिल्ड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन में आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास 2s में आ जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं p में। कैसे आते हैं? 2 ऑर्बिटल p के आपके पास हाफ फिल्ड होते हैं, जबकि आपके पास py कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अब एक रूल होता है, वो रूल ये है
कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो मोस्ट स्टेबल नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, मतलब एक 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 तीनों में हो, या फिर कम्प्लीटली फिल्ड हो, मतलब तीनों में दो दो पेयर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स आपके पास स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है आपके पास नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आपके पास जो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी नाइट्रोजन को करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, वाइल ऑक्सीजन इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन because of its electronic configuration. ठीक है, so that was all about this chapter. Thank you so much.